अब पहुंच रहा है कोर्ट। चलिए इस खबर पर लगातार हमारी बनी रहेगी नजर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे। इसलिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन के लिए विधान भवन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और वो सभी 8 लोग जो आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, विधान भवन पहुंच चुके हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह के लक्ष्मण और मिथिलेश कुमार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सबके सब यानी 8 प्रत्याशी, 8 उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन करने के लिए आप पहुंच चुके हैं। आप राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये सभी के सभी विधान भवन पहुंच चुके हैं और कुछ देर में एक एक कर अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। यहाँ पर जो 8 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह के लक्ष्मण और मिथिलेश कुमार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर मौजूद है, प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और सबकी मौजूदगी में ये 8 उम्मीदवार अब अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए थे। 8 उम्मीदवार आज पहुंच चुके हैं विधान भवन, क्योंकि आज आखिरी तारीख है, आज आखिरी दिन, आखिरी तारीख, और अब सब अपना नामांकन करने पहुंच चुके हैं। कुछ देर में एक एक कर अपना नामांकन दाखिल कर देंगे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी की तरफ से। और इनमें जो नाम है वो राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगीता यादव, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह के लक्ष्मण और मिथिलेश कुमार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि देखिए इसके पीछे भी एक कारण है, कहा यह जा रहा है कि 2024 के लिहाज से जो तमाम तरह के समीकरण इस राज्यसभा के नामांकन को लेकर जो उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने की उसको लेकर साधी गई है। कोशिश यही की गई है कि हर वर्ग से, हर तबके से किसी ना किसी को राज्यसभा में भेजा जाए और इसको साफ तौर से 2024 के चुनाव के तौर पर समीकरण बिठाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश बताई जा रही है। हालांकि अब राज्यसभा का रण है, 8 उम्मीदवारों के नामांकन का दिन है, आज आखिरी दिन है और इसीलिए सारे के सारे बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं विधान भवन और कुछ देर में एक एक कर अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कितनी देर में सभी का नामांकन हो जाएगा और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इस समय सेंट्रल हॉल में जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है उसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो सबसे पहले नामांकन कर रहे हैं। उनके पड़ोस में केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद हैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अब अपना नामांकन पत्र सौंप दिया है। जो विधानसभा के अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी, और वो अपना नामांकन पत्र दिखा भी रहे हैं, आप कैमरे में हमारे देख सकते हैं। और इसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल इसके बाद में अपना नामांकन करेंगे और उनके साथ में के लक्ष्मण जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश से वो राज्यसभा जा रहे हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं और तेलंगाना में चुनाव है। तो ऐसे में एक तीर से 2 निशाने भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं, जहां उत्तर प्रदेश से ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तेलंगाना के हैं उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के चुनाव को लेकर भी सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं। तो अब राधा मोहन दास अग्रवाल अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद में अब के लक्ष्मण अपना नामांकन करेंगे राज्यसभा के लिए और यानी संकेत हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं और 2024 के लिहाज से ये जो राज्यसभा के लिए तमाम लोगों को भेजा गया है, कोशिश यही की गई है कि समीकरण बिठाकर 2024 भी और आने वाले चुनाव भी राज्यों को लेकर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 2024 का जो रोड मैप है वो पूरा तैयार किया जा रहा है। जो ये राज्यसभा के प्रत्याशियों का चयन हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है। सभी बिरादरियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया गया है, एससी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो मिथिलेश कुमार हैं वो अनुसूचित जाति से आते हैं, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है और शाहजहांपुर से वो रहने वाले हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा उनको उत्तर प्रदेश सरकार में प्राप्त था। तो ऐसे में जो और राधा मोहन दास अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया गया है। जो सबसे अहम बात है कि बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है कि जो उनका मूल कार्यकर्ता है उसको राज्यसभा में भेजा जा रहा है। कोई ऐसे चेहरे नहीं है जो दूसरे दलों से उनको लाया गया हो और उनको हालिया में राज्यसभा भेज दिया गया हो, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि
के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजने का एक संदेश ये भी है कि ओबीसी को लामबंद करना उत्तर प्रदेश में भी, और दूसरा तेलंगाना में सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सुदर्शना सिंह, जो दर्शना सिंह है, दर्शना सिंह अब नामांकन दाखिल कर रही हैं अपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और दर्शना सिंह अब नामांकन पत्र अपना पर दस्तखत कर रही हैं, और इसके बाद में के लक्ष्मण अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, मिथिलेश कुमार दाखिल करेंगे, और बाबूराम निषाद, सबसे जो बड़ा नाम है बाबूराम निषाद का है। ये भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेके अब राज्यसभा तक यानी कि उच्च सदन में पहुंच रहे हैं। जो बाबूराम निषाद हैं, इनका जयप्रकाश निषाद की जगह टिकट किया गया है। जयप्रकाश निषाद का टिकट काट दिया गया, जबकि बाबूराम निषाद को टिकट देके भारतीय जनता पार्टी ने सीधा संदेश दिया है कि बुंदेलखंड की जो सियासी समीकरण है उसको सेट किया गया है, वही जो क्षेत्रीय समीकरण है उनको भी सेट किया। अब आप कैमरे में देख सकते हैं संजय निषाद पहुंच चुके हैं, तो संजय निषाद का भी नामांकन में पहुंचना, जो कि सहयोगी दल है निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के, और ये कोशिश है निषाद जो वोट बैंक है उसको लामबंद करने की भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है। ये संदेश दिया जाए कि निषाद वोट बैंक को लामबंद किया जाए बाबूराम निषाद के माध्यम से। और इसके अलावा हमीरपुर के वो रहने वाले हैं, हमीरपुर से उन्होंने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में संजय बाबूराम निषाद को राज्यसभा भेज के बुंदेलखंड के भी सियासी समीकरण भारतीय जनता पार्टी साधने की पूरी कोशिश कर रही है। अब के लक्ष्मण ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका नामांकन पत्र हाथ में लिए हुए हैं। अब ये चुनाव अधिकारी को दे दिया गया है। उसके बाद में अब नामांकन के लिए बाबूराम निषाद पहुंच चुके हैं, अब वो अपना नामांकन करेंगे, और उनके पीछे संजय निषाद को आप देख सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सदी हुई रणनीति से काम करती है। बीजेपी की ये एक बहुत ही जो सोची समझी जो रणनीतिक फैसला रहता है कि बाबूराम निषाद के पीछे संजय निषाद को खड़ा किया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये संदेश देना पूरे उत्तर प्रदेश में कि निषादों के प्रति भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गंभीर है, उनके जो उनके लिए सोच रही है, और यही उनका प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ा रही है। और संकेत, सबसे बड़ी बात है क्षेत्रीय समीकरण साधने की बात हो, जातिगत समीकरण साधने की बात हो, सबकी भागीदारी की बात हो। आपने जो कह सकते हैं कि कार्यकर्ता से आपने जिक्र किया कि अब पहुंच गए हैं राज्यसभा के लिए, तो हर एक व्यक्ति को जो कि पुराना नेता है, जिसका अच्छा खासा जनाधार है, चाहे क्षेत्रीय तरीके से हो या फिर जातीय समीकरण बिठाने, हर को तरजीह इस राज्यसभा के टिकट के दौरान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो भरोसा करता है अपने पुराने चेहरों पर, अपने कार्यकर्ता पर, और जातिगत समीकरण भी बीजेपी ने इस बार राज्यसभा के प्रत्याशियों में देखे हैं। अगर हम वैश्य समाज की बात करें तो गोरखपुर से हालांकि 2 राज्यसभा से एक संगीता यादव का टिकट किया गया है, जो कि यादव वोट बैंक में चेंज लगाने की सीधे रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। और अगर हम पिछले एमएलसी के चुनाव में देखें तो 3 प्रत्याशी एमएलसी में भारतीय जनता पार्टी ने यादव उतारे थे। इस बार संगीता यादव को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी लाई, और गोरखपुर से ही संगीता यादव भी है, चौरी चौरा से पूर्व विधायक रही है। और इसके अलावा गोरखपुर से ही राधा मोहन दास अग्रवाल है, उन्होंने अपनी सीट जो है वो योगी आदित्यनाथ को दे दी थी। योगी आदित्यनाथ उस सीट से विधायक बने हैं। तो ऐसे में राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट देकर एक तो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपनी सीट दी थी, इस लिहाज से भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राधा मोहन दास अग्रवाल से वैश्य समाज, जो वैश्य वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, उसको साधने की भी कोशिश की गई। हालांकि शिव प्रताप शुक्ला का टिकट कट गया, लेकिन ब्राह्मणों के सियासी समीकरण साधने के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट दिया गया है। विपक्ष अमूमन मुद्दा बनाता था जब ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का उदाहरण देता था। तो ऐसे में लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जो सियासी वनवास है वो 7 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया है और उनको सीधे राज्यसभा भेजा। यानी कि एक बात इस बात बिल्कुल, अगर संकेत लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात की जाए, जिस तरह से कहा कि एक वनवास उनका खत्म हुआ, अब वो राज्यसभा जाने के रास्ते पर है, और उनकी नाराजगी भी पहले दिखाई दी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो नाराजगी दूर की। क्योंकि हमने देखा कि जब 2.0 यानी दूसरी बार जब मुख्यमंत्री चुनकर आए तो उस मंच पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद थे और हर समय उनके साथ दिखाई दिए। संकेत, नाराज नहीं हुए उन्होंने, यही वजह है कि आज वो राज्यसभा जा रहे हैं। उनकी कोई भी नाराजगी सामने नहीं आई, कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया, और बल्कि उन्होंने पार्टी के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम किया, और यही वो वजह है कि उनको इनाम भारतीय जनता पार्टी दे रही है।
अगर हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो उनको ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन उत्तर प्रदेश का बनाया गया था, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे 2014 में, और उनके ही नेतृत्व में 2014 का एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी सीटें हासिल की थी। तो ऐसे में जब उनको ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन विधानसभा चुनाव के दौरान बनाया गया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की और तमाम दूसरे दलों के लोगों को लाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, और ज्वाइन ही नहीं कराई बल्कि उनको सीधे उनके मोर्चों पर भी लगाया कि जिन लोगों को ज्वाइन कराया वो कहां पर महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी लिहाज से, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, बिल्कुल, हालांकि संकेत देखिए बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि हम जातिगत राजनीति से ऊपर उठे हुए हैं, हम इन सबको नहीं मानते, हम काम के आधार पर लोगों का चयन करते हैं, और उसी आधार पर, काम के आधार पर ही उनको आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो ऐसा दल है कि इसमें ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि अगर पार्टी लाइन पर काम करने वाला व्यक्ति है उसको वो पूरा मौका देती है। ये सबसे पहले जो 6 नाम घोषित हुए उनमें भी देख सकते हैं, और जो पूरे 8 नाम हैं इसमें पार्टी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि मिथिलेश कुमार का ऐसा नाम है जो समाजवादी पार्टी से 2019 में आए थे, लेकिन दलित बिरादरी होने के नाते उनको राज्यसभा भेजा गया है, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दलित जो चेहरे थे उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। चाहे वो ब्रजलाल की हम बात करें, ब्रजलाल पहले से राज्यसभा में है, जुगल किशोर की बात करें जिनका नाम चल रहा था, उनके बेटे विधायक हैं, और अगर प्रियंका रावत की बात करें तो प्रियंका रावत प्रदेश की महामंत्री है। तो ऐसे में मिथिलेश कुमार को राज्यसभा में लाके जो अवध का सियासी समीकरण, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांट रखा है, यानी कि हर मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक संगठन खड़ा किया है, 6 क्षेत्रों में बांटा है। उन 6 क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय समीकरण है वो भी सेट किए हैं, चाहे वो अवध का क्षेत्र हो, गोरखपुर का क्षेत्र हो, काशी का क्षेत्र हो और बुंदेलखंड का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र से उनकी ये कोशिश रही है कि एक व्यक्ति को जाति समीकरण के आधार पर राज्यसभा भेजा जाए, और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करते हुए पूरा अमल किया है। और जो नाम निकल कर सामने आए हैं वो सीधे इस बात के संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की सधी रणनीति थी। यही वो वजह है कि बीजेपी ने जो प्रत्याशियों के चयन में इतनी देरी की, और सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ तक की जो अनुषंगिक संगठन है उनसे भी बातचीत करते हुए जो निर्णय लिया वो पूरी एक आम राय करके इन प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बिल्कुल, और तस्वीरें एक बार हम आपको बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप देख रहे हैं, ये सब इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जो 8 उम्मीदवार राज्यसभा की तरफ से नामांकन भर रहे हैं उनके साथ ये सभी लोग मौजूद हैं, और कोशिश यही की गई है कि 2024 की लड़ाई को इस समीकरण से साधा जाए। अगर जिस तरह से संकेत इस पूरे चुनाव को हम देखें, राज्यसभा के जिन लोगों को चुना गया है, कोशिश यही की गई है कि 2022 विधानसभा चुनाव में जहां जहां डेंट पड़ा बीजेपी को, जहां जहां लगा कि बीजेपी कमजोर पड़ी है, उन सब जगहों को भी देखते हुए इसका चयन किया गया है, ताकि 2024 में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, किसी तरह से कोई परेशानी ना आए चुनाव को लेकर। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम सबसे पहले पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम यूपी से 2 चेहरे राज्यसभा में लिए गए हैं। ब्राह्मण चेहरे के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, और उसके बाद में सुरेंद्र नागर, वो गुर्जर समाज से आते हैं, उनको एक बार फिर से रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और टिकट नहीं काटा है। ये टिकट न काटने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की ये सधी हुई रणनीति है कि पश्चिम में किसी भी तरह का कोई विरोध ना हो, किसी भी तरह का कोई संदेश गलत ना जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र नागर को भी रिपीट किया है, और जो गुर्जर बिरादरी के लोग हैं उनको भी साधने की कोशिश की है। इस समय बाबूराम निषाद अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, और उनके पीछे संजय निषाद बैठे हुए हैं। बाबूराम निषाद ने नामांकन पत्र दे दिया है जो चुनाव अधिकारी हैं उनको, और बाबूराम निषाद के साथ में संजय निषाद भी मौजूद हैं, यानी कि निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब नामांकन के लिए मिथिलेश कुमार पहुंच रहे हैं, जो कि शाहजहांपुर से पूर्व सांसद रहे हैं। मिथिलेश कुमार अपना नामांकन करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जो अवध का क्षेत्र है उसको साधने के लिए वहां से अनुसूचित जाति का चेहरा दिया है। वहीं अगर गोरखपुर की हम बात करें तो वहां से एक चेहरा दिया है वैश्य समाज से राधा मोहन दास अग्रवाल का। वहीं दूसरा चेहरा गोरखपुर क्षेत्र से ही चौरा चौरी से पूर्व विधायक रही है संगीता यादव। उनका इस बार 2022 में टिकट काट दिया गया था, लेकिन उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। हमने जब संगीता यादव से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मुझे उम्मीद एमएलसी की थी, कभी नहीं सोचा था कि राज्यसभा जाएंगी। लेकिन ये संभव भारतीय जनता पार्टी में ही है
अब संगीता यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पड़ोस में बैठी हुई है कुर्सी पर, आप देख सकते हैं। अब वो कुछ देर में ही उनका भी नामांकन होगा और संगीता यादव को राज्यसभा भेजने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। दरअसल संगीता यादव भारतीय जनता पार्टी की मूल कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो महिला मोर्चा है उसकी राष्ट्रीय मंत्री हैं और दिल्ली में उन्होंने दिल्ली चुनाव के दौरान वहां पे उन्होंने काम किया है पार्टी की तरफ से, उनको दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई थी। अब संगीता यादव अपना नामांकन पत्र पर दस्तखत कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बगल में बैठे हुए हैं, वो उनको बता रहे हैं कि आखिर अब नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष पेश करेंगी संगीता यादव और संगीता यादव का भी नामांकन दाखिल होता हुआ जा रहा है। कितने प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है संकेत? देखिए, संगीता यादव का भी अब नामांकन लगभग हो गया है। इसके अलावा के लक्ष्मण का नामांकन हो गया है, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है और इसके बाद में अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बाद में राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, यानी कि 6 प्रत्याशियों के नामांकन अब हो गए हैं। अभी 2 प्रत्याशी सुरेंद्र नागर और मिथिलेश कुमार, ठीक है, 2 प्रत्याशी और बाकी हैं। 6 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस खबर पर नजर बना के रखे। संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने हम पे जो भरोसा जताया है उसमें मैं गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की, अनुसूचित समाज के, किसानों की सबकी आवाज़ बनकर के पार्लियामेंट में उठाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। सर, अनुसूचित जाति से आप आते हैं, क्या लग रहा है उस बात का फायदा मिला और वो सियासी समीकरण, जाति समीकरण सेट करने के लिए टिकट हुआ है? अनुसूचित जाति के लोग, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति को बढ़ाने का काम किया है और अनुसूचित जाति के लोग 70% लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम अपना सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं और मैंने जब से राजनीति शुरू किया 91 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रूप में काम किया। सर, अंतिम सवाल है कि आपके पास राज्य मंत्री का भी दर्जा उत्तर प्रदेश सरकार में था, SC आयोग के आप उपाध्यक्ष थे, क्या कुछ कहेंगे? अब राज्यसभा भेजा गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी, उनके तहत मैंने काम किया और बन करके आज वो हमें जहाँ भेज रहे हैं यहाँ पर भी काम कर। तो क्या लगता है जो ये 7 साल में मेहनत जो आपने पार्टी के लिए की उसका इनाम है या ब्राह्मण कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला है? मैं कभी ब्राह्मण के आधार पर मैंने काम नहीं किया। मैं मानव और हिंदुत्व के आधार पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। 1964 में हाई स्कूल में पढ़ता था, तब मैंने दीपक के निशान पर काम किया है और तब से लेकर अब तक काम करते हुए रुका भी नहीं हूँ और थका भी नहीं हूँ। इसलिए पार्टी के हर आदेश का पालन करूँगा और राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी पार्टी के सामने और जनता के सामने एक विशेष परिस्थिति पैदा करूँगा। सर, विपक्ष जब ब्राह्मण की बात होती थी, नाराजगी की, तो विपक्ष लगातार आपको लेकर आपका उदाहरण दिया करता था। अब तो आप राज्यसभा पहुंच गए हैं। नहीं, उदाहरण विपक्ष के पास जब बोलने को कुछ नहीं तो वो हमारे आंगन में तलाशता था। उसे ये पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी का आदेश उसके सिर माथे पर है। सर, ज्ञान व्यापी मामले में जिस तरीके से अब जो वीडियो एक आया है सामने, उसमें तो राज्यसभा उम्मीदवार मिथिलेश कुमार और वाजपेयी जी को हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पर विश्वास किया गया और हम लगातार काम करते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।